अयोध्या के मेयर ही नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी रविवार को जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। लेकिन विपक्ष अपने आरोपों पर अब भी कायम है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। लगातार सफाई में उतरे हैं तो मुझे तो बड़ी गहरी शंका हो रही है कि भाजपा नेताओं का भी इस घोटाले में कोई हाथ। एक मेयर का नाम तो सामने आ गया भाजपा के, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि भाजपा के विधायकों ने, याद रखिएगा, चंदा वसूला है, भाजपा के सांसदों ने चंदा वसूला है, मंत्रियों ने चंदा वसूला है, मुख्यमंत्रियों ने चंदा वसूला है। तो जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी कल से इस खुलासे के बाद बौखलाई हुई है, निश्चित रूप से अगर इसकी गहनता से जांच होगी तो तमाम बड़ी मछलियां इसमें फंसेंगी, आप देखेंगे। 2 करोड़ में पहले बैनामा होता और फिर 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को ये जमीन बेची जाती है। तो आप सोचिए 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर ट्रस्ट को दी गई। इससे बड़ा दूसरा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। कि जो 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस किए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि 17 करोड़ रुपए कहां कहां गए। तो कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि किन में जो है भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग शामिल थे। 2 करोड़ रुपया जो दिया गया जमीन लिखाने के लिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा कहां से आया, किसने उस पैसे को उपलब्ध कराया। आप जमीन खरीदते हैं 2 करोड़ की और कुछ सेकंड, कुछ मिनट में उसी जगह, उसी जमीन को आप बेच कितने में रहे हैं? लगभग 18 करोड़ 50 लाख। तो 9 गुना से ज्यादा, 900% से ज्यादा किस धन पे डकैती हो रही है? आज राजधानी लोक भवन में कैबिनेट के सभी मंत्रियों की मौजूदगी में बैठक हुई। कोरोना संकट के दौरान लंबे वक्त से कैबिनेट की वर्चुअल बैठकें ही होती थी, लेकिन आज भी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्री लोक भवन पहुंचे। इसके अलावा आज सीएम योगी ने यूपी मंत्री परिषद की भी बैठक ली। इस बैठक में यूपी सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे, जिसमें मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज की समीक्षा के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन आज की कैबिनेट में सबसे ज्यादा फोकस अयोध्या के विकास पर रहा। इसी के तहत कैबिनेट ने अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे के निर्माण के अलावा सुल्तानपुर और अयोध्या के बीच एक 4 लेन फ्लाईओवर के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने क्या कुछ कहा, इस बैठक के बारे में क्या अहम रहा, सुनिए। यातायात के जितनी भी सुविधाएं हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और उसके अंदर संस्कृति विभाग की जमीन है जो कि लगभग 9 एकड़ है, वो भूमि परिवहन विभाग को दिया जा रहा है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन बनेगा। अयोध्या सुल्तानपुर जो मार्ग है उसके ऊपर कंजेशन बहुत हो जाता है और ये एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसको भी होता है। तो इसके ऊपर 4 लेन का एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री परिषद की बैठक ली। मंत्री परिषद के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संपर्क और संवाद के ध्येय पर काम करने के निर्देश दिए। अब मंत्रियों को अलग अलग जिलों में ब्लॉक स्तर पर प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं। विकास की कार्य योजनाओं के साथ सीएचसी, पीएचसी का निरीक्षण करने का काम देखने को कहा गया है। सभी मंत्रियों को 21 जून को योग दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं। 27 जून को सभी को ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए कहा गया है। मंत्री परिषद की बैठक में जल्द होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी को कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही सभी को कहा गया है कि इस चुनाव में सभी की सक्रियता जरूरी है। ब्लॉक आते हैं उसके अंदर प्रभारी मंत्री का प्रवास हो, अधिक से अधिक हो जून और जुलाई के अंदर। कोशिश ये हो कि सभी
ब्लॉकों पर प्रवास हो, जिसके और एक दिन के अंदर 2 ब्लॉक का प्रवास करा जाए, जिसमें बिंदु हैं प्रवास के, उसके अंदर जो सरकारी कार्यक्रम में जो वितरण का काम है, जिसके अंदर जहां पर आपका कोटा की दुकान है वहां पर जाना, निरीक्षण करना, CHC PHC का निरीक्षण करना, और अस्पताल का निरीक्षण करना, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना और समीक्षा बैठक करना, जो कार्य योजना चल रही हैं। यूपी में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए आज से टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। लखनऊ में एक केंद्र में सीएम योगी ने विशेष टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में नगर निगम और आरटीओ दफ्तर में विशेष बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश में 2 करोड़ 45 लाख से अधिक डोज लगवाए जा चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें और कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच है। स्ट्रीट वेंडर के लिए भी, पटरी व्यवसायी जितने भी हैं, ठेला खोमचारी लगाने वाले, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी मात्रा में स्ट्रीट वेंडर वैक्सीनेशन के लिए इन सेंटर्स में पधार रहे हैं। ये लखनऊ का सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हर एक ग्रुप को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके और साथ साथ सुरक्षा कवच भी प्रत्येक को प्रदान किया जा सके। कोरोना वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना के विरुद्ध देश की लड़ाई को सबको साथ मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाना चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। कुछ लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया था, लेकिन आज हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। और प्रतापगढ़ में एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में धारा 302 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रतापगढ़ के एसपी ने निष्पक्ष और तेज जांच का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि रविवार की रात प्रतापगढ़ में एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव का शव सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में पड़ा मिला था, जिसके बाद परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की। इसमें जो शुरुआती जांच की गई है, इसमें एडिशनल एसपी ने मौका मुआयना किया, वहाँ जो मौके पर गवाह उपस्थित थे उनसे बातचीत की और अभी तक जितने भी रिकॉर्ड में जो बातें आई हैं, साथ ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाएगी। जो कॉल डिटेल्स हैं, जो मोबाइल की फॉरेंसिक है, वो सब करके कि क्या मैसेज आदान प्रदान हुए, कहाँ कहाँ इनका लोकेशन रहा, रास्ते में कहीं अगर कोई अभी सीसीटीवी अगर मिलता है तो उसकी भी फुटेज ली जाने के लिए हमने टीम लगा दी है। तो ये सब जब एविडेंस आ जाएंगे उसके बाद कोई फाइनली इस पे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये जहाँ से भी कहेंगे, जिस एजेंसी पे इनको भरोसा होगा, अभी जैसे दाह संस्कार हो जाएगा उसके बाद इनकी पत्नी से और जो इनके परिजन हैं और जो प्रेस क्लब के साथी हैं उनसे बातचीत कर ली जाएगी। जिसमें संतुष्ट होंगे उस तरह की जाँच की जाएगी, क्योंकि पुलिस के काफ़ी बेहद करीब रहे, लगातार हम लोगों से बातचीत होती रहती थी, तो कोई भी बात इनके जो परिवार से वो छुपी नहीं है। अगर इनको लगता है कि कहीं किसी पर शक जाहिर करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पर विवेचना हटा दी जाएगी, दूसरी जगह से की जाएगी। परिवार की सुरक्षा के लिए इनको एक गनर महिला, एक पुरुष, ये इनकी सहायता के लिए लगा दिया गया। आसपास भी यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी यहाँ लगातार वैसे भी रहती है पहले से, और यहाँ जहाँ भी इनका आना जाना होगा इनके साथ ही सुरक्षा भी चलेगी। एबीपी गंगा के प्रतापगढ़ के संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताया है। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस मामले की जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एबीपी न्यूज़ के प्रतापगढ़ के रिपोर्टर थे एबीपी गंगा के सुलभ, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2 दिन पहले उन्होंने अपनी जान माल को खतरा बताते हुए डीजी को पत्र लिखा था। नहीं, बहुत दुखद है, और जिन लोगों ने भी इस हत्या को अंजाम देने का काम किया है,
उनको इतना कठोर दंड दिया जाएगा कि पत्रकार समाज के एक तरह से सजग पहरेदार है, और उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना जैसा सुरक्षा मांगने से पहले उन्होंने संकेत दिया है, अगर वह सब है तो उसके सभी तथ्यों की जांच करके जो दोषी होंगे कठोर कार्रवाई। एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी नाराजगी जताते हुए पत्रकार की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। एडिटर्स गिल्ड ने चिट्ठी के जरिए बयान जारी करते हुए इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। गिल्ड ने अपनी चिट्ठी में सवाल उठाए हैं कि जब सुलभ श्रीवास्तव ने 2 दिन पहले अपनी जान के खतरे की आशंका जताई थी तो पुलिस ने उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई, और सुलभ की संदिग्ध मौत के बाद अब प्रतापगढ़ पुलिस इस मामले को हादसा बता रही है। एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद पूरे प्रदेश के पत्रकारों में भारी नाराजगी है। इस घटना के विरोध में आज यूपी के कई जिलों में पत्रकारों ने विरोध किया। जगह जगह पत्रकारों ने सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। कई जिलों में पत्रकारों ने इस मामले में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच कराई जाए, और अगर यह हत्या का मामला है तो दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए। बढ़ते आगे और अब बात आगरा की करेंगे, जहां बोरवेल में गिरे 6 साल के शिवा को आर्मी के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया है। इसके लिए जवानों ने करीब 4 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बच्चा सुबह 7:30 बजे बोरवेल में गिरा था और करीब 9.5 घंटे से ज्यादा वक्त बोरवेल के अंदर रहा। बच्चे को निकालने के लिए बोरवेल के बगल में खुदाई की गई और फिर उसे जाल के सहारे बाहर निकाला गया। शिवा 130 फीट गहरे बोरवेल में फंसा और 90 फीट की गहराई में फंस गया। साथ ही खेल रहे बच्चे ने इसकी जानकारी परिवार को दी। बच्चे को बचाने के लिए पहले पुलिस टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें रस्सी से बांधकर बोरवेल के अंदर पहुंचाई गई। इसके बाद आर्मी और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। और प्रदेश में किसानों की गेहूं खरीद को लेकर तमाम जगहों से शिकायतें आ रही हैं। श्रावस्ती में भी कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है, जिसके बाद भाजपा विधायक रामफेरन पांडे अचानक हरिहरपुर गेहूं क्रय केंद्र पर पहुंचे, जहां किसानों का गेहूं 10 से 15 दिनों से क्रय केंद्रों के बाहर रखा था। गेहूं की ट्रॉलियों की लंबी कतार लगी थी। फिर क्या, विधायक जी गेहूं क्रय केंद्र के अंदर दाखिल हो गए और वहां का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद अधिकारियों से फटकार भी लगाई, जिसके बाद एसडीएम ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। ज्यादा किसानों को कोई ट्राली को ना रोका जाए, जल्द से जल्द गेहूं खरीदा जाए। 7-8 दिन से ट्रालियां खड़ी हैं। 9 दिन से ट्रालियां लोग अभी बयान दिए, 8-9 दिन से पड़े हुए हैं। क्या करवाइए? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये तो अब इनका जो कथन है कि मेरा माल नहीं उठा है और इसलिए मेरे पास जगह नहीं है। इतने छोटे गोडाउन में इनको माल खरीदना नहीं चाहिए। इन लोगों द्वारा जो गड़बड़ किया जा रहा है, केवल अभिलेख हमको सही पाए गए हैं। मौके पर धरातल पर सच्चाई कुछ और है। देख, जो भी गेहूं क्रय केंद्र हरिहरपुर में स्थित है, इसमें अभी तक कितने किसानों से क्रय किया गया, कितना कुल गेहूं क्रय किया गया, कितना भुगतान किया गया, कितने कुंटल गेहूं एफसीआई 2 जगह यहाँ से जाता है उसको भेजा गया और कितना स्टॉक में अवशेष है, इन सब विवरण को देखा जा रहा है। अभी स्टॉक की गिनती जारी है। तदनुसार जैसा माननीय विधायक जी भी साथ में उपस्थित हैं और जो भी कमियां आएंगी उनको उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सपा के जिला अध्यक्ष पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। लम्भुआ इलाके के सनई रामपुर गांव में एक महिला दुर्गावती ने थाने में तहरीर दी कि उसके पेड़ को सपा जिलाध्यक्ष और उसके परिजनों ने काट दिया है। इसके बाद पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष समेत कुल 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। हालांकि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लम्हुआ में भूमि विवाद के संबंध में दुर्गा देवी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था कि इनके जो विपक्षी हैं ये पृथ्वीपाल यादव और उनके साथ के लोग, इन्होंने भूमि जो उसके नाम पे है दुर्गा देवी के, इन्होंने उससे जबरदस्ती पेड़ काट लिया और जान माल की धमकी दी है। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
और अब खबर कानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने वाहनों की सेल लगाकर विरोध किया। वाहनों पर फॉर सेल की बैनर लगाए गए थे। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई है। कहा कि 200 रुपए सरसों के तेल के दाम हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम भी शतक मार चुके हैं। इस महंगाई से आम जनता को काफी बोझ बढ़ गया। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर उन लोगों के दुखों के साथ में है जो कोरोना से मर गए, और ये सरकार झूठ प्रचार कर रही है कि वो 4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। पूरे व्हाट्सएप पूरे सोशल मीडिया में 4 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने की बात हो रही है। जब मैंने पता किया यहाँ आईडीएम फाइनेंस से तो पता लगा ऐसे कोई मुआवजा की बात सरकार ने नहीं करी। इसके बाद सरसों का तेल जो 200 रुपए किलो से ज्यादा का बिक रहा है साथियों, 100 रुपए से लीटर से ज्यादा का बिक रहा है डीजल, और पेट्रोल भी बिक रहा है। इस सारे में जनता के दुखों के साथ समाजवादी पार्टी यूपी खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। एक अहम खबर इस वक्त मिल रही है बिजनौर से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 3 की मौत हो गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने गांव में डेरा डाला है। मृतक के परिजनों ने 2 का अंतिम संस्कार कर दिया। तीसरे शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के बघेन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में 3 की मौत हुई है। 2 का अंतिम संस्कार परिवार वालों ने कर दिया है, जबकि अभी 1 शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सरफराज मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सरफराज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात करें पुलिस की तो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई, उनके साफ तौर से कहना है कि लगातार इनकी तबीयत खराब चल रही थी कुछ दिनों से, और उसके बाद जो है इन 3 लोगों की अलग अलग वक्तों में जो है मौत हो गई है। और फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे इस मामले की जो है जांचबीन कर रहा है कि आखिर क्या वजह है, किस वजूहात से जो है ये मौत हुई है। फिलहाल पीएम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किन वजहों से जो है मौत हुई है। जी शुक्रिया आपका सरफराज तमाम जानकारी के लिए। तय समय से पहले यूपी पहुंचा मानसून सबके लिए परेशानी का सबब बन गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आगरा में लगातार बारिश होने से घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उधर बाराबंकी में बारिश से सड़कें, नालियां, तालाब सब लबालब भर गए हैं। तो श्रावस्ती में 26 घंटे की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। वाराणसी में भी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से सड़कें लबालब तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, जिससे नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आई। वाराणसी में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम कैंट के सामने जो ओवरब्रिज है वहां मौजूद हैं। आप देखिए ये तस्वीर किस तरह से बारिश यहां पर अपने पूरे शबाब से हो रही है। चारों तरफ आपको यहाँ से एक विहंगम दृश्य दिखाई देगा। आपको बारिश से जो सड़कें हैं वो भीगी हुई दिखाई देंगी, और इसके साथ ही जो शहर के अन्य हिस्से हैं वहाँ पर जल जमाव भी दिखाई देगा। तो बारिश वाराणसी में पूरे तरह से दिखाई दे रही है, हर ओर बारिश की बूंदें, और उस बारिश से जूझते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सड़क किनारे जल जमाव है और सरकारी दावों के पोल खोलती हुई बारिश लगातार जारी है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।